नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रानी वैद्य आज आपके साथ एक नई परिचर्चा शुरू करूंगी। पाश्चात्य संदर्भ में शिक्षा, ये यूनिट 1 का ही टॉपिक है। ये लेक्चर सीरीज में 5वां लेक्चर है मेरा। इसके पहले हमने शिक्षा की क्या अवधारणा थी, उद्देश्य थे, क्या कार्य थे और भारतीय विचारधारा व शिक्षा देखी। आज हम बात करेंगे कि पाश्चात्य संदर्भ में शिक्षा क्या है। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं इस परिचर्चा को। इस क्लास में हम ये जो परिचर्चा है इसमें कौन कौन सी सूची है, विषय सूची है कि पाश्चात्य संदर्भ में शिक्षा, रूसो के अनुसार शिक्षा, पेस्ट्रोलॉजी के अनुसार शिक्षा, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा और रसेल के अनुसार शिक्षा। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि पाश्चात्य संदर्भ में शिक्षा क्या है। पाश्चात्य संदर्भ में शिक्षा के बारे में बात कहूंगी कि पश्चिमी शिक्षा का अवलोकन करें जिससे कि शिक्षा का स्वरूप को हम आसानी से समझ सकते हैं। यानी हम क्या पश्चिमी जो शिक्षा है उसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम ये समझ सकते हैं कि वहां पर शिक्षा के स्वरूप क्या है, वो क्या समझते हैं। तो पाश्चात्य जगत में मानव सभ्यता रूपी सूर्य की प्रथम किरण मिस्र में दिखाई पड़ती है। कि अगर हम बात करें कि मानव की सभ्यता जो है कहाँ से शुरू हुई है, तो वो मिस्र से समझ में आती है कि पाश्चात्य जगत में मानव रूपी सभ्यता का जो विकास हुआ है वो मिस्र में हुआ है। मिस्र में सार्वजनिक शिक्षा तो नहीं थी, जो अगर हम वहाँ शिक्षा की बात करें तो सार्वजनिक शिक्षा तो नहीं थी, किंतु राजा, पुजारी एवं उच्च शासकीय कर्मचारियों की शिक्षा का प्रबंध था। तो पाश्चात्य में हम बात करते पहुंचे हैं मिस्र में हम कह रहे हैं कि सार्वजनिक शिक्षा तो नहीं थी, यानी जनरल एजुकेशन तो नहीं थी, परंतु वहाँ के जो राजा, पुजारी या वहाँ के जो हायर कर्मचारी जो थे, शासकीय जो गवर्नमेंट कर्मचारी थे, उनकी शिक्षा का प्रबंध था। मिस्र की शिक्षा की आधारशिला लिखने की कला थी। यानी वहाँ पर जो मिस्र की जो शिक्षा थी, यानी उसकी आधारशिला लिखने की कला, या वहाँ से लिखाई का काम शुरू हुआ, लिखने का आर्ट की चीजें शुरू हुई। इसी प्रकार यहूदी सभ्यता, यूनानी शिक्षा, रोम की शिक्षा, जर्मनी की शिक्षा, यूरोप की शिक्षा का स्थान पाश्चात्य शिक्षा के इतिहास की दृष्टि में भी बड़ा महत्व रखता है। यानी एक तो मैं मिस्र की बात कर ली, इसी तरह से यहूदियों की भी सभ्यता रही है, यूनानियों की भी रही है, रोम की, जर्मनी की, यूरोप की, ऐसे करते हुए अलग अलग जो देश हैं वहाँ के, उनमें भी पाश्चात्य शिक्षा का जो इतिहास है बड़ा महत्व रखता है। और शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रकृति का विकास, जैसे अपन बात करें वहीं की शिक्षा से बात कर रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक प्रकृति का विकास पेस्ट्रोलॉजी, हर्बर्ट तथा फ्रोवेल ने किया था। इसमें हम पेस्ट्रोलॉजी की विचारधारा भी पढ़ेंगे और हर्बर्ट सस्पेंसर ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने का परामर्श दिया। तो ये चीजें जो हम बात कर रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण या मनोवैज्ञानिक प्रकृति, ये पाश्चात्य शिक्षा में दिखाई दे रहा है। और हर्बर्ट ने जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने का परामर्श दिया, जॉन डीवी ने शिक्षा के सामाजिक पक्ष पे बल दिया कि सामाजिक पक्ष का विकास करना चाहिए शिक्षा के द्वारा। इसी तरह से पश्चिमी शिक्षा में मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक तथा समाजशास्त्री तीनों प्रवृत्तियों का सम्मिश्रण देखने मिलता है। यानी हमने हर चीज देखी कि तीनों चीजों का सम्मिश्रण कौन कौन सा, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक और समाजशास्त्री। तो वहाँ की शिक्षा, जो पाश्चात्य शिक्षा को हमने समझने का एक प्रयास शुरू किया है, तो उसमें हमने सम्मिश्रण देखा। ये हुआ पाश्चात्य का एक दर्शन, पाश्चात्य शिक्षा का। अब हम उसमें से एक एक जो दार्शनिक हुए हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे रूसो के अनुसार। जो दार्शनिक हुए हैं उनका अपना एक शिक्षा का दर्शन रहा है। जैसे रूसो के अनुसार शिक्षा के दो रूप हैं, एक सार्वभौमिक शिक्षा, एक घरेलू शिक्षा। सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल एजुकेशन, और घरेलू शिक्षा जो घर पे दी जाती है। इसी तरह से सार्वभौमिक शिक्षा जो है राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित होती है, और घरेलू शिक्षा घर पे दी जाती है। जो वहाँ की जो राज्य सरकार है उस यूनिवर्सल एजुकेशन को, जो वहाँ के रूसो के अनुसार जो शिक्षा दी जा रही है, वहां पर उनके द्वारा नियंत्रित की जाती थी। और इनकी प्रमुख रचनाएं सामाजिक समझौते तथा एमएल है।
ये जो प्रश्न है जैसे सामाजिक समझौते या एमिल, ये इस तरह के नेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये किसकी रचनाएं हैं। तो रूसो की प्रमुख रचनाएं सामाजिक समझौते एवं एमिल है, और शिक्षा के जो सूत्र से युक्त एमिल की एक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया। जो उन्होंने शिक्षा के जो सूत्र बनाए ना, वो एक कहानी ली उन्होंने। एक एमिल एक उनका काल्पनिक पात्र था जिसका उद्देश्य शिक्षा को बनावटीपन से बचाना था, कि भाई शिक्षा बनावटी ना बने। रूसो की शिक्षा निषेधात्मक है। अब ये वर्ड ध्यान दीजिएगा, निषेधात्मक। और वह विशेषकर 12 साल की अवस्था तक के बालक को किसी भी प्रकार की औपचारिक शिक्षा नहीं देना चाहता। यानी किसी तरह से स्कूल जाकर के बच्चा, 12 साल तक का बच्चा स्कूल जाके प्रॉपर ना पढ़े। उनका कहना था उसने शिक्षा को शैशवावस्था, बालावस्था, किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था की ओर 4 भागों में बांटा। यहाँ पर रूसो जो थे वो प्रकृतिवादी थे। उनका मानना था कि प्रकृति है अपने आप में शिक्षक है। तो उनका ये कहना था कि 12 साल की अवस्था तक बालक को किसी भी प्रकार से औपचारिक शिक्षा नहीं देना चाहिए। स्कूली औपचारिक शिक्षा ने स्कूली शिक्षा। और उन्होंने ही ये जो अवस्थाएं बांटी कि शैशवावस्था यानी छोटे बच्चे, उससे थोड़े बड़े बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इन चारों अवस्थाओं में अलग अलग शिक्षा का रूप होना चाहिए। स्वयं शोध पद्धति के वह पुजारी हैं। कौन सी पद्धति की बात कर रही हूं? स्वयं, खुद खोजो। यानी यहाँ पे क्योंकि वो नेचर से इंस्पायर थे, वो प्रकृति को बहुत अधिक मानते थे, तो प्रकृति अपने आप में शिक्षक है। आप खोजिए, प्रकृति उसका उत्तर देगी। इसीलिए स्वयं शोध पद्धति के वे पुजारी हो गए। इसके साथ ही साथ वे करके सीखना, योजना पद्धति का वर्णन व्यावहारिकता के बाद से ही पूर्व ही रूसो ने कर दिया था। यानी हम बात कर रहे हैं कि आज जो व्यवहारिक जीवन में हम बात कर रहे हैं करके सीखना या प्लानिंग मेथड की बात कर रहे हैं, ये रूसो ने उस समय ही बताया था कि करके सीखिए। शिक्षा उम्र के अनुसार ही होनी चाहिए। ये बहुत स्पेसिफिक बात आई कि कैसी होना चाहिए, उम्र के अनुसार ही होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक के इन प्रमुख सिद्धांतों को रूसो पहले से जानता था। यानी आज हम बात कर रहे हैं ना कि भाई जो अगर 0 से 3 साल का बच्चा है तो उसके अनुरूप ही शिक्षा होनी चाहिए। 3 साल से 5 साल का बच्चा है तो उसके अनुरूप होनी चाहिए। आज जो हमारी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन आया है, आप देखिए, उम्र के अनुसार ही शिक्षा पद्धति या उम्र के अनुसार ही शिक्षा व्यवस्था दी जा रही है। तो ये उन्होंने उस समय से ही उन्होंने इन बातों पर विशेष ध्यान दिया था। तो इस तरह से हुआ रूसो के अनुसार क्या थी शिक्षा। अब हम बात करते हैं पेस्ट्रोलॉजी के अनुसार। ये भी दार्शनिक हुए हैं। इन्होंने भी क्या कहा, ये भी जो थे बात कर रहे थे कि पेस्ट्रोलॉजी जो शिक्षा को प्रकृतिगत विकास मानते हैं, कि जैसे प्रकृति में अपने आप एक के बाद एक विकास होता है ना, उसी तरह से प्रकृतिगत विकास मानते हैं। और साथ ही साथ शिक्षा जो है वो मानव की संपूर्ण शक्तियों का प्राकृतिक, प्रगतिशील तथा सामंजस्यपूर्ण विकास है। कितनी बढ़िया बात कही इन्होंने कि शिक्षा मानव की जो संपूर्ण शक्तियां, हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां निहित हैं, उसका कैसा कर रहे हैं। ये भी हमने रूसो को भी कहा प्रकृतिवादी, ये पेस्ट्रोलॉजी भी प्रकृतिवादी। इन्होंने भी क्या कहा, मानव की जो सारी संपूर्ण शक्तियां हैं उनका प्राकृतिक, प्रगतिशील और उन दोनों में आपस में प्रकृति और मानव के बीच में सामंजस्यपूर्ण विकास है। साथ ही साथ क्या बोलते, एकांगी विकास से कोई लाभ नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यक्ति के 3 पक्ष हैं। बताइए कि शारीरिक, मानसिक और नैतिक। यहाँ ये एक विकास की बात नहीं कर रहे हैं कि आपका केवल शारीरिक विकास हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं। ये एकांगी विकास से उन्होंने कहा कोई लाभ नहीं। कोई भी विकास हो उससे हमें लाभ नहीं होगा। ये व्यक्ति के तीनों पक्ष जो हैं उसके लाभ से
उन्होंने कहा कि शारीरिक, मानसिक और नैतिक, ये तीनों पक्षों का विकास होना चाहिए। सामान्य शिक्षा से पहले व्यावसायिक शिक्षा, सामान्य शिक्षा पहले और व्यावसायिक शिक्षा बाद में दी जानी चाहिए। आज भी यही पैटर्न अपनाया जा रहा है। आप देखिए 10th तक अपन जनरल एजुकेशन लेते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्टिव हो जाते हैं और हम सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं, फिर हमारी व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत हो जाती है। तो ये बात हम कहें तो ये बहुत पहले से चली आ रही हैं। बड़े बड़े दार्शनिकों ने इस तरह की बातें सोची हैं, जिन्हें आज हम फॉलो कर रहे हैं। साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं कि शिक्षा की शक्तियों का विकास अंदर से होता है, बालक की शक्तियों का। यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात कही उन्होंने कि शक्तियों का जो विकास हो रहा है, आपकी कौन सी शक्तियाँ, आपकी मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, आपकी सामाजिक शक्ति, नैतिक शक्ति, ये सारी शक्तियाँ हैं जो आप बालक की शक्तियों का सारा जो विकास हो रहा है अंदर से होता है। ये बात पेस्ट्रोलॉजी ने समझाई। साथ ही साथ उन्होंने जो कहा, शिक्षा के शैक्षणिक स्तर का भी बड़ा महत्व होता है कि कई स्तर होते हैं शिक्षा के। जैसे आज हम बात कर रहे हैं, पहले चलता था 10+2, आज पैटर्न बदल गया है। आज का पैटर्न जो है, नया पैटर्न आ गया है। आज की शिक्षा पद्धति में बहुत अधिक परिवर्तन आया है, तो शैक्षणिक स्तर का बड़ा महत्व होता है। शिक्षण विधियों में प्रकृति का अनुसरण करना चाहिए। ये जो हम बात कह रहे हैं कि जो भी हम शिक्षण विधि लें, उसमें हमें नेचर के अकॉर्डिंगली उस विधि का अनुसरण करना चाहिए, विधि को अपनाना चाहिए। प्रकृति क्या कहती है, प्रकृति के अनुसार आप कार्य करें। साथ ही साथ पेस्ट्रोलॉजी ने शिक्षा शास्त्र को नए प्रत्यय, नई विधियों एवं नए दृष्टिकोण से प्रदान किए, यानी इन्होंने नए नए सोच हमारे सामने रखी है। तो इस तरह से हमने बात की पेस्ट्रोलॉजी के अनुसार शिक्षा। अब हम बात करते हैं जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा। अब एक के बाद एक पढ़ रहे हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा, समझने की कोशिश कीजिए। सब दार्शनिकों का अपना एक दृष्टिकोण है शिक्षा के प्रति, तो हमने अलग अलग उनकी मुख्य बातें डिस्कस की हैं। अभी हम बात कर रहे हैं जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा। यहाँ पे बात आती है, इन्होंने जो परिभाषा दी है, परिभाषा जो बात कर रहे हैं कि शिक्षा उन सब शक्तियों के विकास का नाम है जिसके द्वारा मनुष्य में अपने वातावरण पर नियंत्रण रखने तथा अपनी समस्त शक्तियों के विकास के सामर्थ्य उत्पन्न होती है। इन्हें आप समझ रहे, सभी का एक ही मोटो है, सभी का एक ही ध्येय है कि शिक्षा जो है समस्त शक्तियों का विकास है, और जिससे क्या हो रहा है, मनुष्य अपने वातावरण पर नियंत्रण रख पा रहा है और अपनी समस्त शक्तियों का विकास कर पा रहा है। इस तरह से शिक्षा प्रक्रिया के 2 अंग हैं। यहाँ कौन कौन से बात कर रहे हैं, मनोविज्ञान व समाज। इन्होंने जो बात कही, 2 तरह से 2 अंग प्रक्रिया के, यानी एक प्रोसेस है। शिक्षा क्या है, एक प्रक्रिया है। उसके 2 अंगों की बात करी है कि एक है मनोविज्ञान, दूसरा है समाज। अब हम बात कर रहे हैं कि मनोविज्ञान द्वारा जॉन डीवी जो है शिक्षा को बालक की अभिरुचियों तथा अंतर प्रवृत्तियों के अध्ययन में सहायता पहुंचाना मानता है कि भाई बालक की जो अभिरुचि है, जो है उसकी इच्छाएं हैं, उसकी जो प्रवृत्तियां हैं, उनके अध्ययन करना चाहिए ना। मनोविज्ञान है ना, मन को समझना चाहिए। बालक के मन को समझने के लिए मन का अध्ययन करने की में सहायता पहुंचाता है। इसी तरह से हम बात करते हैं कि बालक के बौद्धिक, शारीरिक तथा अन्य हर तरह के विकास में समाज का ही हाथ रहता है। यानी समाज अपनी एक भूमिका निर्वहन करता है कि अगर बालक का बौद्धिक, शारीरिक या किसी भी तरह से अपन बात कर रहे हैं, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, हर विकास में समाज का ही हाथ रहता है। सामाजिक जीवन की कुशलता ही शिक्षा को प्रेरित करती है। यानी हमें अपना सामाजिक वातावरण के साथ, या हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में रहना है, तो उसे शिक्षा ही उसे समाज में किस तरह से रहना है यह सिखाती है। इसी तरह से इसीलिए उन्होंने शिक्षा प्रक्रिया के 2 अंग कहे, मनोविज्ञान व समाज, जिसमें हमने बात की मनोविज्ञान क्या था और समाज क्या था। अब हम बात करते हैं उनकी जो पद्धतियां थी कि करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग पद्धति के अनुसार एक
क्रिया बालक के अभिरुचियों के अनुसार तथा उपयोगिता के आधार पर चुनाव होता है कि इन्हें वो कैसे करके, इन्हें करके सीखना। यानी ये बहुत अच्छी विधि है। जब आप स्वयं करते हैं कोई चीज तो आपको अनुभव होते हैं और वो अनुभव ताज जिंदगी के लिए होते हैं, आप हमेशा उन अनुभवों को भूलेंगे नहीं। तो बच्चों को उनकी अभिरुचि यानी किस में उनका रुचि है, किस में उनको अधिक कार्य करने की चेष्टा हो रही है, इस तरह से कार्य कराने से उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है कि वो खुद वो अपनी रुचि के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो वो हमेशा उसे याद रखेंगे। साथ ही साथ बल का प्रयोग अनुशासन की व्यवस्था में अनुचित है। यानी ये भी किसी भी प्रकार के शारीरिक दंड या किसी भी प्रकार के कठोर व्यवस्था के विरोधी थे। इन्होंने कहा भाई किसी भी प्रकार का बल का प्रयोग नहीं करें। अनुशासन की व्यवस्था एक होती स्व अनुशासन की बात कर रहे हैं कि खुद बच्चा जो है अपनी रुचि के अनुसार करेगा तो वो भटकेगा नहीं, रुचि के अनुसार अपना कार्य करेगा तो उसका मन लगा रहेगा, वो अनुशासित रहेगा। तो यहाँ पे बल का प्रयोग जो है अनुशासन की व्यवस्था में अनुचित है। साथ ही साथ स्वशासन, वही मैंने समझाने की कोशिश की कि स्वशासन यानी खुद पर अनुशासन रखना, आत्मनिर्भरता, सहयोग, स्वतंत्रता, प्रजातंत्र की भावनाएं डीवी के बलपूर्वक प्रकट की। यानी यहाँ पे उन्होंने हर एक भावना को प्रकट किया कि बच्चा जो है आत्मनिर्भर भी बने, खुद पर अनुशासन रखे, सहयोग भी करे, है ना, स्वतंत्र भी रहे और डेमोक्रेटिक भी रहे। यानी ये सारी भावनाओं को जॉन डेवी ने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रकट किया। तो ये जॉन डेवी की विचारधारा थी। अब हम बात करते हैं रसेल के अनुसार शिक्षा। एक के बाद एक कर रहे हैं, फिर मैं कहूंगी, फिर से कंफ्यूज मत होइएगा, इसे ध्यान से सुनिएगा कि ये भी एक दार्शनिक हुए हैं, इनकी अपना एक सोचने का ढंग था। तो इनके अनुसार किस तरह से शिक्षा होती है, तो रसेल के अनुसार शिक्षा द्वारा उपयुक्त आदतों का निर्माण होना चाहिए। उपयुक्त आदतों का है ना, ऐसी आदतें जैसे अपन अच्छी आदतें, तो अच्छी आदतों का निर्माण एक दिन में नहीं होता है, आपको बार बार वह क्रिया दोहरानी पड़ती है, तब जाकर के आपके अंदर आदतों का निर्माण होता है। तो इन्होंने कहा शिक्षा द्वारा उपयुक्त आदतों का निर्माण होना चाहिए। कैसी, जो संसार के प्रति उपयुक्त दृष्टिकोण का विकास करने में शिक्षा बालक की सहायता करती है। ना, आपको संसार में जीवन जीना है, आपका एक उचित दृष्टिकोण हो, आप देखने का नजरिया बदल जाता, आदतें जैसी होंगी ना आप वैसा ही कार्य करेंगे। तो आप अपनी आदतों के वशीभूत हैं, तो अच्छी आदतें होंगी तो आपकी कार्य पद्धति भी उसी अनुरूप चलेगी, तो आप अपना संसार में उसी तरह से कार्य कर पाएंगे। और यह कार्य जो है अनुदेशन द्वारा ही संभव है, इंस्ट्रक्शन द्वारा ही संभव है कि आपको सही मार्गदर्शन दिया जाए। इसीलिए रसेल की शिक्षा और अनुदेशन को समानार्थी समझा जाता है। यानी दोनों को यहाँ पे हम भावी जीवन के लिए सही डायरेक्शन दे रहे हैं। इसी के साथ साथ अपन बात कर रहे हैं कि शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य चरित्र निर्माण है। यानी इन्होंने कैरेक्टर फॉर्मेशन को बहुत अधिक इंपॉर्टेंस दी है, क्योंकि चरित्र निर्माण के लिए रसेल ने बालक में कुछ सामान्य गुणों के विकास को आवश्यक बताया। कैसे गुणों को, जैसे शक्ति, साहस, संवेदनशीलता, बुद्धि, जिज्ञासा, धैर्य, परिश्रमशीलता, एकाग्रता, यानी बहुत सारे गुण जो सामान्य गुण हैं जो चरित्र निर्माण में सहायक है, इनका विकास करने की बात कही गई या चरित्र का गठन करने की बात कही गई। और रसेल जो थे, ये जो है वो मनोविज्ञान की खोजों से प्रभावित थे और शिक्षण को मनोविज्ञान पर आधारित करना चाहते थे। ने पूरा का पूरा शिक्षण जो है बालक की जो मन का विज्ञान, जैसे मनोविज्ञान, उस पर आधारित होना चाहिए, ने उसकी साइकोलॉजी पे बेस्ड होना चाहिए। साथ ही साथ हम बात कहें, शिक्षण विधि जो है वैज्ञानिक होना चाहिए। इसके लिए वाद विवाद विधि आवश्यक प्रविधि है। यानी हम यहाँ पर यानी वाद विवाद डिबेट करके अपन एक दूसरे से चीजों को हल निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ उनने निरीक्षण, भ्रमण, परिभ्रमण को भी अधिक उपयोगी माना। यानी ऑब्जर्वेशन पावर यहाँ पे बहुत अधिक होना चाहिए कि बच्चा जो है वो कौन सी घटना क्या घट रही है उसके प्रति उसका ऑब्जर्वेशन, कीन ऑब्जर्वर होना चाहिए। और भ्रमण और परिभ्रमण को भी उपयोगी माना।
साथ ही साथ उन्होंने जो है दृश्य श्रव्य साधनों के महत्व से भी परिचित थे। ऑडियो वीडियो एड्स जो बात करते हैं, जो टीचिंग एड्स की बात कहें या सहायक सामग्रियों की बात कहें, तो ये पहले से रसेल जी जो थे वो इस तरह के महत्व पर अधिक उन्होंने बल दिया। जैसे रेडियो व सिनेमा के उचित प्रयोग का काव्य परामर्श भी देते थे कि भाई आप इन्हें कहाँ पर इसका उपयोग कर सकते हैं शिक्षण में। और रसेल के मतानुसार अनुशासन एक प्रकार की मानसिक आदत है, ना कि बाहरी प्रतिबंध। ये भी एक तरह से उनका भी एक वही सोच थी कि हमें अपने मानसिक आदतों का या उचित आदतों का निर्माण करना चाहिए, तो हमें हमारी आदतें ही हमें कंट्रोल कर लेंगी, हमें फिर किसी बाहरी प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं होगी। यानी हम अपने आप स्वयं के द्वारा अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। रसेल की शिक्षा दर्शन पर यथार्थवाद का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। रियलिज्म का बात करते हैं कि वास्तविक जीवन में क्या हो रहा है, इस बारे में रसेल का बहुत अधिक प्रभाव है। तो ये हुई रसेल के अनुसार शिक्षा। अब मैं बात कहूंगी कि आपने जो अभी सुना समझा, तो इसमें मैं बात कहूंगी कुछ प्रश्नों के उत्तर जो हैं आप स्वयं सोचें। तो जैसे पाश्चात्य संदर्भ में शिक्षा की समीक्षा कीजिए, रूसो के अनुसार शिक्षा का वर्णन कीजिए, पेस्ट्रोलॉजी शिक्षा के किन शिक्षण सिद्धांतों का समर्थन करता है, ये इस पे चर्चा कीजिए। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का स्वरूप समझाएं। रसेल के अनुसार शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, यह समझाएं। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं सोचें। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मैं निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करूंगी कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ व परिभाषा, सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत, शिक्षा तथा सामाजिक परिवर्तन में क्या संबंध है, और शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।